विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम कर्मधारय समास पर चर्चा करेंगे। तो कर्मधारय समास पर चर्चा हम शुरू करेंगे, इसके पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास क्या है? इसका एक नाम आप देखिए, समानाधिकरण तत्पुरुष भी है। तो अगर हम समानाधिकरण तत्पुरुष समझते हैं तो वहां से शुरू करते हैं कर्मधारय समास को समझना। आप तत्पुरुष का जो व्यधिकरण, समानाधिकरण यह है, अब एक प्रकार था व्यधिकरण। तो व्यधिकरण वाले प्रकार में आपने देखा था कि कर्म कारक से लेकर के अधिकरण कारक तक 6 प्रकार बने थे। उसमें जो कर्ता कारक था वह छूट गया था। छूटा तो संबोधन भी था, लेकिन यहाँ केवल चर्चा का विषय कर्ता कारक है। तो कर्ता कारक छूटा हुआ था। यह जो कर्मधारय समास होता है, इसमें दोनों पद कर्ता कारक में होते हैं। और चूंकि कर्ता कारक में होते हैं यानी समान कारक होते हैं दोनों पदों के, इसलिए इस समास को समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहा जाता है। अब आइए चलते हैं कर्मधारय समास। कर्मधारय समास वह समास होता है जिसमें विशेषण, विशेष्य या उपमान, उपमेय होते हैं। एक पद विशेष्य होगा, एक पद विशेषण, एक पद उपमेय होगा तो एक पद उपमान। उनका क्रम इधर उधर हो सकता है। पहला पद और दूसरा पद का जो क्रम है उपमेय और उपमान का, वह अदल बदल सकता है, या विशेष्य और विशेषण का क्रम अदल बदल सकता है। तो कर्मधारय समास को अब हम सीधे से अगर परिभाषित करें तो वह समास जो विशेष्य, विशेषण या उपमेय, उपमान और उपमेय से बना होता है और दोनों पद एक ही कारक में होते हैं, इसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं। अब विशेष्य, विशेषण और उपमान, उपमेय के आधार पर हम कर्मधारय समास को थोड़ा सा वर्गीकृत करके कई भागों में पढ़ेंगे तो अधिक समझेंगे। कुल मिलाकर के तो है कर्मधारय समास ही। अब ऐसा पद मिल सकता है आपको जिसमें विशेषण पहला पद हो और दूसरा पद विशेष्य हो। अब पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य, जैसे महात्मा, महान है जो आत्मा। अब यहाँ महान विशेषण हो गया और आत्मा विशेष्य। नील कमल, नीला है जो कमल। आप यही ध्यान देना है आपको कि विशेष्य विशेषण होंगे, विशेषण भी पद होगा, विशेष्य भी होगा। जब विशेषण होगा तो विशेष्य होना चाहिए। तो नील कमल, नीला है जो कमल। अब ये नील क्या है? अब यह जो यह है नीला, यह विशेषण हो गया और कमल विशेष्य। इसी तरह से महाकवि, महाकवि, महान है जो कवि। कृष्ण सर्प, काला है जो सर्प। अंधविश्वास, अंधा है जो विश्वास। अब पहला पद इसमें देखिए विशेषण हुआ और दूसरा विशेष्य। अब इस तरह के भी पद आ सकते हैं जिसमें विशेष्य पहले हो और विशेषण बाद में, जैसे मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ है जो। नराधम, नरों में अधम है जो। अब इसमें आप देखिए मुनि, मुनि विशेष्य है और श्रेष्ठ विशेषण है। थोड़ी सी चर्चा हम विशेष्य विशेषण पर भी कर ले ताकि यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो पद संज्ञा या सर्वनाम का की विशेषता बताएगा वह विशेषण कहलाएगा। यानी जो शब्द या पद किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताएगा वह विशेषण कहलाएगा, और जिसकी विशेषता बताएगा उसे विशेष्य कहेंगे।
अब जैसे महाआत्मा, ये महान शब्द विशेषता बता रहा है, इसलिए विशेषण है। आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, इसलिए आत्मा विशेष्य है। इसी तरह से यहाँ नीला विशेषता बताने वाला शब्द है, इसलिए विशेषण हुआ, और कमल विशेष्य है। तो विशेषण विशेष्य आप समझते रहिए। अब आइए आगे चलते हैं। यहाँ मुनिवर मुनियों में श्रेष्ठ है, जो मुनि हुआ विशेष्य और श्रेष्ठ हुआ विशेषण। नराधम, नरों में अधम है जो, यानी नर हुआ विशेष्य और अधम हुआ विशेषण। अधम मतलब नीच। अब ऐसे भी पद आपको मिलेंगे, विशेषण प्लस विशेषण। इसका मतलब हुआ पूर्व पद भी विशेषण होगा और उत्तर पद भी विशेषण होगा। यानी कर्मधारय समास के लिए आवश्यक नहीं है कि विशेषण और विशेष्य दोनों उपलब्ध हों, आप जानते रहिए। विशेषण और विशेषण भी हो सकते हैं और विशेष्य और विशेष्य भी हो सकते हैं। तो इसीलिए परिभाषित करते समय इसको, कर्मधारय समास को, थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए कि कर्मधारय समास वह समास है जिसमें विशेषण पद होता है। लेकिन जब विशेष्य विशेष्य में कहेंगे तो वहाँ आपकी परिभाषा गड़बड़ सी दिखती है, इसलिए विशेष्य भी शामिल कर लें। और बाकी ये प्रकार में तो इस तरह भी बन जाएंगे। परिभाषा आप जो पहले बताया था उसी तरह से आप समझते रहिए। अब विशेषण प्लस विशेषण, मोटा ताजा। अब इसमें दोनों विशेषण हैं, हृष्ट पुष्ट, सीधा साधा, लाल लाल। ये सब विशेषण शब्द हैं। सीधा विशेषण है, साधा विशेषण है, लाल लाल विशेषण। पुनरावृत्ति भी हो जाए अगर विशेषण की, जैसे लाल लाल, तो वहाँ भी कर्मधारय समास ही है। एक चर्चा हम इसके पहले अव्ययी में कर चुके हैं, जैसे दिनों दिन, रातों रात, वो अलग चीज़ है। वहाँ देखिए वो विशेषण नहीं है, वहाँ वो अव्यय शब्द बन रहा है, और अव्यय वे होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता। यहाँ हम सीधे सादे लोग कह सकते हैं, मोटे ताजे लोग कह सकते हैं, इसमें विकार हम पैदा कर दे रहे हैं, ये अव्ययी भाव नहीं हो सकता। लेकिन हाथापाई में आप हाथापाइयों या सब शब्द मान उनमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, वो अव्ययी भाव समास में चला जाएगा, और यह कर्मधारय समास में। अब यहाँ द्वंद्व का हो सकता है कि आपको भ्रम हो, वो द्वंद्व पढ़ाते समय स्पष्ट कर देंगे। अब आगे चलते हैं। जब उपमेय और उपमान उपस्थित हों, अब उपमेय और उपमान अगर उपस्थित हों तो उसको एक और नाम दे दिया जाता है, रूपक कर्मधारय। रूपक कर्मधारय, आप रूपक अलंकार या उपमा अलंकार पढ़े होंगे, तो पहले आप उपमेय और उपमान समझ लीजिए। उपमेय का मतलब होता है उपमा के योग्य, यानी जिस चीज़ के लिए आप उपमा ढूंढ रहे हैं वह है उपमेय। जैसे आप कहते हैं श्रद्धेय, श्रद्धा के योग्य, देय, देने योग्य, गेय, गाने योग्य। उसी तरह से उपमेय, उपमा के योग्य। ये प्रत्यय में आपको बताया जाएगा कैसे बनता है। तो उपमेय माने उपमा के योग्य, और उपमान जिस वस्तु से हम तुलना करेंगे, जिस वस्तु से तुलना करेंगे उसे उपमान कहेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए चरण कमल, यहाँ आप ध्यान देंगे तो किसकी उपमा के लिए कमल या उपमान को ढूंढा गया है? चरण की तुलना के लिए। तो चरण उपमा के योग्य है। आप पढ़े हैं इसको, चरण कमल बंदव हरिराई। भगवान श्री कृष्ण के चरण के लिए उपमान के रूप में कमल लाया गया है, यानी उपमा किसकी दी गई है? चरण की। चरण के योग्य है वह, चरण जो है वो उपमा के योग्य है। और उसके लिए किस वस्तु को लाया गया उपमा के लिए? कमल को। तो कमल हुआ उपमान। तो
उपमेय प्लस उपमान, चरण हुआ उपमेय और कमल हुआ उपमान। अब यहाँ आप इसे चरण रूपी कमल का भी कह सकते हैं, कमल के सदृश चरण। इसी तरह से ज्ञानाग्नि, ज्ञान के लिए उपमान लाया गया अग्नि, तो ज्ञान है उपमेय और अग्नि है उपमान, तो अग्नि के सदृश ज्ञान। इसी तरह से विद्या, धन, धन और पुरुष सिंह, यानी सिंह के समान पुरुष। अब उपमान, धन, उपमेय, क्रम इधर उधर हो सकता है उनका विशेषण और विशेष्य की तरह। अब उपमान, धन, उपमेय, लेकिन यह भी रूपक कर्मधारय ही कहा जाएगा, क्योंकि रूपक अलंकार ही होता है यहाँ पर। जैसे चंद्रमुख, अब आप देखिए, आप कहेंगे चंद्रमा के समान मुख, यानी मुख उपमेय हुआ, मुख के लिए उपमान ढूंढा जा रहा है, मुख उपमा के योग्य है, इसलिए यह उपमेय है। तो मुख उपमेय है जो दूसरा पद है, और चंद्र उपमान है जिससे तुलना की जा रही है मुख की, तो वह उपमान हुआ या पहला पद हुआ, यानी पहले उपमान फिर बाद में उपमेय। यानी चंद्रमा के सदृश मुख, जैसे मृगलोचन, मृग के सदृश लोचन, वायु वेग, वायु के सदृश वेग। तो आशा है आप अच्छी तरह इन सबको समझ लिए हैं। एक बार जल्दी से मूल बात फिर समझ लेते हैं। कर्मधारय समास, जिसे समानाधिकरण तत्पुरुष भी कहते हैं, क्योंकि दोनों पद एक ही कारक, कर्ता कारक में होते हैं, समान कारक में होते हैं, इसलिए समानाधिकरण तत्पुरुष भी इसका नाम है। और कर्मधारय समास वह होता है जिसमें विशेषण, विशेष्य और उपमान, उपमेय के पद उपस्थित होते हैं। और फिर इस आधार पर विशेषण पहले हो सकता है विशेष्य बाद में, या विशेष्य पहले विशेषण बाद में, उपमान पहले हो सकता है उपमेय बाद में, या उपमेय पहला पद हो सकता है उपमान उत्तर पद हो सकता है, इस तरह से। और बाकी आप उम्मीद है समझ रहे हैं। धन्यवाद।